हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? तो कल तक हमारी बात हो चुकी थी 8th लेक्चर तक। आरआरबी की जो क्लासेस थी उसमें हमारी 8 क्लासेस कल हो चुकी थी भाई। कितनी हो चुकी थी? 8 क्लासेस। और आज हमारी जो है 9th क्लास है। और ये 10th क्लास जो होगी, ये दोनों रिकॉर्डेड मिलेगी भाई आपको। कैसी मिलेगी? रिकॉर्डेड। ठीक है। तो देखते रहिए, बनते बने रहिए हमारे साथ में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से वह कौन सा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स तीनों ही उपस्थित होती है? देखो, अगर हम बात करें मेटल्स, नॉन मेटल्स और उपधातु मेटलॉइड्स की, तो मेटल्स जो है ये एस में भी होती है, पी में भी होती है, डी ब्लॉक में भी होती है और एफ ब्लॉक में भी होती है। लेकिन डिफरेंस क्या है? इन तीनों में तो ओनली एंड ओनली मेटल्स होती है, जबकि पी ब्लॉक है इसमें नॉन मेटल्स, इसमें नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स मतलब धातु, अधातु और उपधातु, तीनों चीज जो है वो किस में मिलती है भाई? पी ब्लॉक में। किस में मिलेगी? तीन पी ब्लॉक में। तो क्या पूछ रहा है हमसे? निम्नलिखित में से वह कौन सा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातुएं तीनों ही उपस्थित होती है? एस ब्लॉक जो है इसमें क्या है? ओनली मेटल्स। अच्छा, ये मेटल्स है, इनको हम क्या बोलते हैं? एल्काइली मेटल्स बोलते हैं। और एक जो सेकंड वाली होती है उसको बोलते हैं एल्काइली अर्थ मेटल्स। ठीक है। कौन सी? एल्काली और एल्केली अर्थ मेटल्स। क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु कौन सी होती है भाई? क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। देखो, छोड़ो। मेटल्स हो गई। पी ब्लॉक में तीनों होती है भाई। मेटल्स भी होती है, नॉन मेटल्स भी होती है और मेटलॉइड भी होता है। और मेटलॉइड्स भी। अब डी ब्लॉक की बात करें तो इसमें केवल और केवल मेटल्स होती है। ठीक है। इन मेटल्स को हम बोलते हैं संक्रमण धातु। संक्रमण धातु, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो एफ ब्लॉक में क्या होता है? एफ ब्लॉक में भी मेटल्स होती है और इनको बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व।
क्या बोलेंगे, आंतरिक संक्रमण तत्व। तो जो तीनों चीज है वो हमारी मिलेगी किसमें, पी ब्लॉक में। तो करेक्ट आंसर हमारा बी है भाई। अगला देखो, सुनहरी चावल है। देखो, गोल्डन राइस जो है, गोल्डन राइस, इनमें क्या होता है, ये एक बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बने हुए हैं भाई। ठीक है, बायोलॉजिकली जनरेट हुए हैं। इसमें क्या है, विटामिन ए जो है, कौन भाई, विटामिन ए। इस विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। कैसी होती है, बहुत अधिक। कैरोटीन की मात्रा भी इसमें अधिक पाई जाती है भाई। कैरोटीन भी अधिक होता है भाई इसमें। ठीक है, अब देखो, चावल की एक जंगली किस्म जिसमें पीले रंग के चावल होते हैं, गलत है भाई। चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म, नहीं भाई। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए उपलब्ध है भाई। बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर करेक्ट है भाई इसका। कैंसर की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। देखो, कैंसर जो है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो सेल्स है, ये सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लग जाती है भाई। मतलब अधिक से अधिक संख्या में डिवाइड होने लगती है। से 2, 4, 6, 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस हिसाब से ये आगे बढ़ती रहती है। तो ये क्या है, किसकी वजह से होती है भाई, कोशिकाओं की वजह से। किसकी वजह से, कोशिकाओं की वजह से। हालांकि ये कहीं पर भी हो सकती है, चाहे कोशिकाओं में हो, या हम बात करें ब्लड की बात करें तो ब्लड में भी हो सकती है, मांसपेशियों में भी हो सकती है, हड्डियों में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। लेकिन जो होती है वो किस वजह से होती है, कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। किस वजह से होती है, कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। निम्न में से असत्य कथन है। बीसीजी का टीका ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है भाई। टीबी में जो टीका लगाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस का मतलब यहाँ पर टीबी है भाई, तो वो टीका है बीसीजी का। बिल्कुल सही है। प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है, बिल्कुल। प्लेग जो है चूहों के कारण फैलता है भाई। ये किस वजह से फैलता है, चूहों के कारण। और चूहों के कारण होने के साथ ही ये क्या है, बैक्टीरियल है भाई ये। कैसा है, बैक्टीरियल है। इसका मतलब ये भी हमारे पास में सही है, ये भी क्या है, सही। अच्छा, इन्फ्लुएंजा रोग जो है विषाणु द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है, फ्लू। क्या है, फ्लू। ये क्या है, वायरस के द्वारा ही फैलेगा भाई। वायरस के द्वारा ही क्या करेगा, फैलेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो भी कफ वगैरह होता है या खांसी आती है, शरीर में दर्द होता है, और फिर तेज बुखार आती है भाई, कफ की वजह से फैलता है। कफ के कारण फैलता है। किस कारण से फैलता है, ये कफ के कारण फैलता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, दर्द के साथ, दर्द के साथ तेज बुखार। ठीक है, दर्द के साथ तेज बुखार। इसका मतलब हमारे पास में ये भी सही है, तो ये भी सही था, ये भी सही है, और ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा है भाई, असत्य पूछ रहा है, तो इसका मतलब कोई गलत नहीं है, तो सारे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंधेरे में उड़ते समय चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है। देखो,
पराश्रव्य तरंगे हैं, ये क्या है, इनकी जो आवृत्ति है तरंगों की आवृत्ति, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है भाई, लगभग 20,000 Hz। ठीक है, कैसी है, 20,000 Hz। अच्छा, अंधेरे में उड़ते समय जो चमगादड़ है वो बिल्कुल सही बात है भाई, पराश्रव्य तरंगी उत्पन्न करेगी। क्या करती है, पराश्रव्य तरंगी उत्पन्न करती है, ठीक है। भूकंप की मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है, ये गलत है भाई। भूकंप की जो मुख्य प्रघाती तरंगे आती हैं उनसे पहले जो तरंगे उत्पन्न होती है वो होती है अपश्रव्य, अपश्रव्य। क्या होती है भाई, अपश्रव्य। अब अल्ट्रासोनिक जो है वो पराश्रव्य है, और ये जो है वो कौन सी है भाई, अपश्रव्य जो है उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं भाई उनको, इंफ्रासोनिक। देखो, इंफ्रा सॉरी साउंड बोलते हैं इनको, सोनिक नहीं बोलते, इंफ्रा साउंड। और ये कौन सी है, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर कौन से कथन सत्य है, सही कथन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर तो अपश्रव्य उत्पन्न होती है, ये थोड़ी ना उत्पन्न होती है, ये तो उत्पन्न नहीं होती। ये जब उत्पन्न नहीं होती तो यहाँ पर जो करेक्ट है वो कौन सा है, केवल और केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है। कौन सा है, केवल फर्स्ट का करेक्ट है। नेक्स्ट, यदि किसी लगाए गए बल के लिए क्षेत्रफल कम है तो दाब का मान बताओ। देखो, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है, क्या दे रखा है, फोर्स। क्या दे रखा है, एरिया। क्या दे रखा है, एरिया। क्या पूछ रहा है, प्रेशर। अच्छा, तीनों चीज में जो रिलेशन है इनमें कॉमन, वो है कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्या है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अच्छा, यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P समानुपाती है बल के, और P व्युत्क्रमानुपाती है एरिया की। कोई गड़बड़ नहीं भाई। अब देखो, इसका मतलब क्या है, अगर हम एरिया कम रखेंगे तो प्रेशर जो होगा वो क्या होएगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम एरिया कम रख रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज करेगा। अगर हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ाएगा, प्रेशर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। अब देखो, किसी लगाए गए बल के लिए, भाई हमने एफ बल लगा दिया, मान लो एफ बल लगा दिया हमने, तो जितना बल लगाया उतना तो दाब हो गया। अब देखो, यदि किसी क्षेत्रफल कम है, यदि क्षेत्रफल कम है, मतलब अब हमारे पास में एरिया क्या कर दिया, इसने कम कर दिया भाई। एरिया क्या कर दिया, कम कर दिया। एरिया का कम करने का मतलब क्या हो गया, कि जो डिपेंडेंसी है वो अभी भी फोर्स पे बनी हुई है। इसका मतलब कि जो दाब का मान आएगा वो क्या आएगा, अधिक। कितना आ जाएगा भाई, अधिक हो जाएगा। अब देखो, तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि जल के अणुओं के बीच में जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो ऑयल के बीच में होता है वो कम होता है। जो जल का सरफेस एरिया है, जो सरफेस टेंशन है भाई, H2O का सरफेस एरिया ज्यादा होता है किससे, सरफेस टेंशन है भाई, ये सरफेस एरिया नहीं है। सरफेस टेंशन जो है वो ज्यादा होता है किससे, ऑयल के से। किससे, ऑयल के से। तो इसका मतलब कि जो ऑयल है वो वाटर की सतह के अंदर ना जाके वाटर के ऊपर तैरेगा भाई, जल के ऊपर क्या करेगा, तैरेगा। तो देखो, तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है,
नहीं। तेल जल की अपेक्षा कम घना है, गलत। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक है। भाई अगर तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक होता तो तेल नीचे होता, पानी ऊपर होता। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, तेल जल की सतह पर रहता है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है भाई, बिल्कुल सही है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है, इसका मतलब वो इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। अब देखें, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों के नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है भाई। देखो, जो वाहनों से धुआं निकलती है उसमें मेनली शीशा होता है, लेड होता है भाई। क्या होता है? लेड होता है, प्यूबिक होता है। अब ये जो पीबी है, शीशा है, ये क्या करता है भाई? एयर पोल्यूशन करता है भाई, एयर पोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वातावरण में प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है। तो ये किसके कारण हो रहा है भाई? डी के कारण, शीशा के कारण। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है सूर्य और ग्रहों पर, सूर्य और पृथ्वी पर, पृथ्वी और चंद्रमा पर, पूरे ब्रह्मांड पर। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है भाई। किसमें होता है? पूरे ब्रह्मांड पर। अच्छा, पूरे ब्रह्मांड पर लागू है तभी जो ग्रहों की गति है वो एक निश्चित पैटर्न के अनुसार चल रही है भाई। किस हिसाब से चल रही है? निश्चित पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो ये एक मैन जो पैटर्न हो सकता था उस पैटर्न पे नहीं चलती है। जो पैटर्न इनका चक्कर लगाने का है सूर्य के चारों ओर ग्रहों का, वो चक्कर खराब होता भाई, वो चक्कर उस पैटर्न पे नहीं लग पाता। गुरुत्वाकर्षण की हम बात करें, ये होता है G m r²। इसका मतलब जो दो ग्रह है या जो दो पिंड है उन दोनों का मास जो है उसके तो समानुपाती, और उनके बीच की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। कोशिका के भीतर ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है भाई? राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का उत्पादन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का उत्पादन। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो ये क्या करता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन करवाता है भाई। क्या करता है? अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटित होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का निर्माण करेगा भाई। किसका निर्माण करेगा? एटीपी का निर्माण करेगा। ये जो एटीपी है इसका यूज हम एनर्जी के रूप में करते हैं भाई। तो कोशिका के भीतर जो ऊर्जा का उत्पादन होएगा वो कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। नेक्स्ट, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका यूज नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है। देखो, चुंबक का जो यूज था वो क्या करते थे नाविक जो थे, वो दिशा के रूप में करते थे भाई। एक मान लो ये आपके पास में चुंबक है, इस चुंबक को बीच में से सेंटर पॉइंट से क्या करते हैं? इसको बांध देते भाई, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से। और इसको बांध के फिर जब लटकाते तो इसका एक सिरा जो था वो उत्तर दिशा में और एक सिरा जो था वो दक्षिण दिशा में रहता। तो इस हिसाब से वो क्या करते भाई? दिशा का पता कर लेते वो। ठीक है, और इसमें जो काम में ली जाती थी वो छड़ चुंबक। आज भी आपके टाइम पर कंपास बन गया, तो कंपास का भी यूज किसमें लेते हैं हम? दिशा में। ठीक है, अब देखो, तापमान किसी वस्तु के ठंडे अथवा गर्म होने का अनुभव करवाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। भाई कभी गर्मी पड़ रही है,
वायुमंडल का जो भी तापमान है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आपको पता चल रहा है कि ये गर्म है या ठंडा है, पता चलता है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये सही चीज है। आप किसी गर्म पानी में आप अंगुली डालोगे, उसमें गर्म लगेगा वो आपको। आपको ये भी पता चल रहा है कि इसका टेम्परेचर गर्म है, ज्यादा है इसका टेम्परेचर, तो ये गर्म है। अगर आप ठंडे पानी में डालोगे अंगुली, तो वहां पर क्या होएगा, आपको ठंड का अनुभव होएगा। इसका मतलब कि तापमान जो है वो किसी वस्तु के ठंडे और गर्म होने का अनुभव करवाता है। बिल्कुल। ऊष्मा का प्रवाह सदैव निम्न से उच्च तापमान की तरफ होता है। भाई ऊष्मा के प्रवाह की अगर हम बात करें, ऊष्मा का प्रवाह, तो ये हमेशा और हमेशा क्या करेगा, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर आएगा भाई। किससे, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर आएगा भाई। किस ओर आएगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। अरे आपने देखा होगा कि आपने कोई गर्म पानी में, किसी भी बॉल वगैरह में गर्म पानी रखा, थोड़ी देर बाद में आप देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब वो जहां गर्म था उससे निकल के जो बाहर जो वायुमंडल ठंडा था, वहां पर उसकी एनर्जी जा रही है, उसकी हीट जा रही है। तो इसका मतलब ऊष्मा का जो प्रवाह है वो सदैव निम्न तापमान से उच्च तापमान की ओर ना होकर उच्च तापमान से निम्न और निम्न की ओर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा है, सत्य कथन पूछा है, और सत्य कथन यहाँ पर केवल एक है। कौन सा है वो, फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट। उबलते पानी का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। भाई वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भाई। कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या करेगा, उबलेगा। तो यहां पर जो आंसर जाएगा आपका सी जाएगा भाई। कौन सा जाएगा, सी जाएगा। नेक्स्ट। जब गेंद फर्श पर गिरती है तो वह उछलती है, यह किस कारण, किसके अनुसार होता है। भाई मान लो आपने क्या किया, एक गेंद फर्श पर डाली, वो वापस टिप लगा के वापस ऊपर की ओर आएगी, वो आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो इसका मतलब आपने उस पे क्रिया की। तो जब वो गेंद जब पृथ्वी से टकरा रही है, धरातल सतह से टकरा रही है, तो यहाँ पर क्या है, इसने जितनी क्रिया की बदले में धरातल का जो पार्ट है उसने भी उसके ऊपर इतनी क्रिया की। तो जैसे ही ये यहाँ से टकराएगी, इसने भी ऐसी क्रिया करी, और ये वापस ऊपर की ओर टिप खा के आ जाएगी। तो ये जो काम होता है वो होता है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण। क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कारण। ठीक है। अब देखो न्यूटन की गति का पहला नियम, ये जो नियम था ये जड़त्व का नियम है भाई। ये क्या है, जड़त्व का नियम। अच्छा, जड़त्व का नियम क्या होता है कि जो कोई वस्तु है वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहने का प्रयास करेगी भाई। कोई वस्तु आपने इसको यहां रख दिया, तो ये यहीं पर ही रहेगी जब तक आपने इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया हो। भाई जब मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तभी तो ये ऊपर जाएगी, अदरवाइज तो ये यहीं पड़ी रहेगी। और ये चीज जो है वो सॉलिड के लिए है भाई। किसके लिए, सॉलिड के लिए। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, संवेग संरक्षण का नियम भी इसको बोलते हैं, एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए। कोई वस्तु जितनी ज्यादा जिसका मास होएगा उस पर फोर्स उतना ही ज्यादा हमें लगाना पड़ेगा, तब जाके वो गति करेगी। ठीक है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ये जो तीसरा नियम है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है भाई, जिसमें आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है। गेंद लोचदार है नहीं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस में होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, इसमें क्या करते हैं, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण करते हैं भाई।
स्टार्च का निर्माण करते हैं। ठीक है, स्टार्च का निर्माण ये जब करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है ये कहां पर होती है? तो ये होती है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होगी? क्लोरोप्लास्ट में होती है भाई ये। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। ठीक है, ध्वनि तरंगों का निर्वात में वेग होता है। भाई ध्वनि तरंगे जो है, इन ध्वनि तरंगों को गति के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या निर्वात में कोई माध्यम रहेगा? क्या निर्वात में कोई भी माध्यम रहेगा? नहीं रहेगा भाई। अच्छा, निर्वात में माध्यम रहने का, नहीं रहने का मतलब क्या वहां पर ध्वनि तरंगे गति कर सकती है? नहीं कर सकती। तो निर्वात में अगर ध्वनि तरंगों की वेग की हम बात करें तो वो होएगा 0। हाँ, अगर यहीं पर हम प्रकाश की बात करें तो वो हो जाएगा 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भस्थ शिशु की जांच में प्रयोग में लाई जाने वाली तरंगे कौन सी होती है भाई? तो ये तरंगे होती है प्रासरव्य, अल्ट्रासोनिक रेस। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित किस ग्रंथि को मनुष्य की सभी उपापचय क्रियाओं के नियंत्रण के कारण अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है भाई? देखो, पेसमेकर का मतलब है कि किसी भी चीज पर कोई भी अपना कंट्रोल रखना चाहिए। यहां पर क्या होता है, जो ग्रंथियां है, इसमें ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि क्या करती है, हमारी बॉडी में जितनी भी जो भी ग्लैंड्स है उन ग्लैंड्स पर क्या करेगी, ये अपना कंट्रोल रखेगी। कौन रखेगी भाई? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी। कोई भी हार्मोन सिक्रेट करवाना हो, कोई भी एंजाइम सिक्रेट कराना हो, तो ये सब जो भी काम करेगी वो कौन करवाएगी? पीयूष करवाती है। कौन करवाती है? पीयूष ग्रंथि करवाती है। ठीक है, अच्छा, पीयूष ग्रंथि के करवाने का मतलब क्या हो गया कि इन सारी ग्रंथियों पर, जितनी भी ग्रंथियां उन पर कौन कंट्रोल रख रहा है भाई? पीयूष ग्रंथि रख रही है। अच्छा, इस पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी एक और ग्रंथि है जो इस पीयूष ग्रंथि पर रखती है अपना कंट्रोल। तो वो कौन सी है? वो है हाइपोथैलेमस। अब हम बात करें इस पीयूष ग्रंथि की भाई। इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो ये होती है स्फिनोइड बोन के सेला टर्सिका केविटी में होती है। कहाँ होती है भाई? स्फिनोइड बोन की सेला टर्सिका केविटी में होती है। तो इसका मतलब जो है, पीयूष ग्रंथि जो है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? मनुष्य की सभी उपापचय क्रियाओं के नियंत्रण के कारण अंतःस्रावी तंत्र का पेशवेकर कौन किसको बोलेंगे? पीयूष ग्रंथि को बोलेंगे भाई। ठीक है, अगला। ओजोन O3, ओजोन O3 इस टाइप से है भाई ये। O3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? अगर कोई भी आपके पास में अणु दिख जाए, कोई भी आपके पास में परमाणु, या कोई भी आपके पास में अपर रूप वगैरह, तो इनमें क्या है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा 0 रहेगी भाई। कितनी रहेगी? 0 रहेगी। तो यहां पर जो है, ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का अपरूप है, ऑक्सीजन का अपरूप है। और ऑक्सीजन के अपरूप के कारण ये क्या है?
0 है भाई। ठीक है, निम्नलिखित रोगों में से गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है। देखो, संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले। किसकी बात कर रहे हैं हम? संक्रामक रोग। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले। ठीक है, गैर संक्रामक जो है वो क्या हो जाएगा भाई? गैर संक्रामक रोग क्या हो जाएगा? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले। क्या ना हो? ना फैले भाई। तो यहां पर देखो, क्या कैंसर, मान लो आपकी कैंसर है, आप किसी दूसरे व्यक्ति के टच में आए, क्या कैंसर फैल जाएगा उससे? नहीं फैलेगा भाई। कैंसर को हम एक आनुवांशिक बीमारी जरूर मान सकते हैं भाई। कैसा है ये? आनुवांशिक है भाई। ठीक है, आनुवांशिक रोग हम इसको मान सकते हैं। तो फर्स्ट आंसर जो है वो गैर संक्रामक हो जाएगा। एड्स क्या है? यौन संबंध से फैलता है। मलेरिया भी फैलता है, टीबी भी, खांसी कफ वगैरह इनसे फैलती है भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये जो नेक्स्ट क्लास आपकी 10 नंबर की आएगी, ये भी आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगी। उसके बाद में 11वीं क्लास से हम पूरा अच्छे से कंटिन्यू करेंगे भाई। ठीक है, लाइव में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।